सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। विनर बैच का लेक्चर नंबर 2 हम देखने वाले हैं। अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप को डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको क्लास 12 स्टेट बोर्ड उसके साथ साथ MST CET का भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा। मतलब अगले 2 साल के लिए आपको वो पेड बैच में जो एडमिशन है वो मिलेगा। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन आप कर सकते हो। लेक्चर नंबर 2 जो होगा वो हमारा चैप्टर फर्स्ट के ऊपर है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे थे। उसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा था और उसके बाद हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़, मतलब फ्लावर हमने डिस्कस किया था। अब पार्ट 2 में जो हम टॉपिक्स मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो है पहला स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर क्या होता है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम TS ऑफ एंथर देखेंगे। उसके बाद हम माइक्रोस्पोर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेनली ये 4 टॉपिक आज के इस पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखता हूँ, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर क्या होता है, एंथर क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। पिछले वाले टॉपिक में, पिछले वाले लेक्चर में मैंने थोड़ा आपको बताया था। जैसे कि फ्लावर का जो है डायग्राम आपको पता है, हमने देखा है। ये फ्लावर का डायग्राम है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये फीमेल का पार्ट होता है, इसको हम कार्पेल कहते हैं या फिर गाइनोशियम, आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे फिलामेंट होता है और फिलामेंट के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, एंथर। ठीक है, फिलामेंट और उसके ऊपर एंथर। सिमिलरली यहाँ से भी फिलामेंट और उसके ऊपर एंथर। मतलब आपको एंथर कहाँ पे होते हैं वो समझ में आ गया। इधर होता है एंथर। क्या होता है एंथर, इधर इसका नाम लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे होता है आपका एंथर। अब एंथर के अंदर क्या होता है जो इसका स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। ठीक है, एंथर जो है वो मेल पार्ट हम जिसको बोल सकते हैं, और इसके अंदर जो डेवलप होता है वो होता है पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन। तो क्या पोलन ग्रेन मेल गैमेट है? नहीं, पोलन ग्रेन आगे चल के डेवलपमेंट होके पोलन ग्रेन से मेल गैमेट बनता है। ये क्लियरली चीज़ ध्यान में रखना। तो एंथर पे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ पे जाते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं। ये क्या है आपका, यह है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा पे जाते हैं वो प्रोसेस हम देखेंगे। तो एंथर क्या है वो आपको समझ में आ गया, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद उसके अंदर के जो पोलन ग्रेन्स है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और उससे फिर मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, वो भी हम इस पार्ट 2 में देखने वाले हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे जो आर्चोस्पोरियल सेल है इससे ये बनता है। ठीक है, लिखूंगा आर्चोस्पोरियल सेल। अब ये जो आर्चोस्पोरियल सेल है इससे 2 सेल बनते हैं। एक होता है इनर स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, एक होता है इनर स्पोरोजिनस टिश्यू और दूसरा होता है आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल, समझ में आ गया। यस, एक होता है इनर स्पोरोजिनस टिश्यू, दूसरा होता है आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। ये आर्चोस्पोरियल सेल से बनते हैं। TS ऑफ एंथर की जब हम बात करते हैं तब, ठीक है, उससे ये बनता है 2 लेयर से, एक आउटर और एक इनर। समझ में आ रहा है। यस। अब अगर हम इमेच्योर स्टेज की बात करें तो एंथर को इमेच्योर स्टेज में हम क्या बोलेंगे। सो यहाँ पे मैं सीधा इसका डिटेल में उसको लिखता हूँ, द इमेच्योर stage of anther is immature stage of anther is represented by parenchymatous tissue। ठीक, सो immature stage of anther is represented by group of parenchymatous tissue। ठीक है, यहाँ पे parenchymatous tissue से पहले हमको लिखना पड़ेगा ग्रुप ऑफ, क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ parenchymatous tissue
ठीक है, सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ epidermis। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जो एंथर का इमेच्योर स्टेज है वो कैसे होता है। ग्रुप ऑफ पैरेंचाइमेटस टिश्यू, पैरेंचाइमेटस टिश्यू का ग्रुप होता है और उसके ऊपर एक सिंगल लेयर इपिडर्मिस होती है। इपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर, वो आपको क्लियरली यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब उसकी डायग्राम हम बनाते हैं। अब देखो, जब डायग्राम बनाएंगे तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो डायग्राम इसकी कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है, यस, कुछ इस प्रकार से उसकी डायग्राम होती है। अगर हम एंथर की बात करें तो ये एंथर होता है डायथेकस। अब डायथेकस कैसे होता है सर, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम बीच में से एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करें तो आपको दिख जाएगा दो लोब, ओके, इधर का एक उधर का एक, मतलब एक राइट लोब, एक हो गया आपका लेफ्ट लोब। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एंथर क्या होता है, डायथेकस, ठीक है। सो डायथेकस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर कितने लोब्स होते हैं, दो लोब्स होने के कारण इसको डायथेकस बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलता है, हम जो बोलते हैं वो होता है टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। अब टेट्रास्पोरेंजिएट हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर कितने पोलन सैक होते हैं, 4 पोलन सैक, 4 पोलन सैक। आप बोलोगे सर पोलन सैक क्या होता है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ व्हाट इज पोलन सैक। ध्यान में रखिए, एक एंथर के अंदर कितने पोलन सैक होते हैं, 4, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मतलब होता है 4, ठीक है। इधर डायथेकस, डाई मतलब होता है दो लोब होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, डायथेकस बोला जाता है। क्लियर है, यस सर। अब पोलन सैक कहाँ पे होते हैं, अगर पोलन सैक की बात करें तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, पोलन सैक, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा यहाँ पे थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। सो पूरे अपने एंथर के अंदर क्या, पूरे एंथर के अंदर कितने पोलन सैक है, अगर ऐसा पूछा गया तो होते हैं 4, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब सीटी में थोड़ा घुमा फिरा के सवाल आता है, थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बोलते हैं डायथेकस एंथर के अंदर 4 पोलन सैक होते हैं। अब बताओ मोनोथेकस एंथर के अंदर कितने पोलन सैक होते हैं। अब डायथेकस मतलब 2 लोब में 4 पोलन सैक। अब मोनोथेकस अगर पूछा गया तो क्या होगा आंसर, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। अगर आपको पूछा गया कि मोनोथेकस जो एंथर होता है उसके अंदर कितने पोलन सैक होते हैं, तो 2 लोब में 4 है तो 1 लोब में कितने हैं, 2 पोलन सैक। कितने आ जाएंगे फिर, 2 पोलन सैक आ जाएगा आपका आंसर। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे भी अगर सवाल आया तो आपको उसको आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है, यस। इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये एंथर को हमने जूम किया इधर तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। 2 लोब है, 4 पोलन सैक है, 4, इसलिए इसको बोला जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट, राइट, यस। अब यहाँ पे हमने जो देखा इनर स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो इनर स्पोरोजिनस टिश्यू वो कहाँ पे होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। वो होता है इधर, ठीक है, ऐसा जो है वो पूरा कवर जो है होता है वो होता है इनर स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होता है, इनर स्पोरोजिनस टिश्यू इधर पूरा अंदर जो है वो दिखाई देता है हमें। अब इनर स्पोरोजिनस टिश्यू अंदर होता है तो फिर ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स क्या होती है, तो प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है वो लेयर तैयार करती है। क्या फॉर्म करती है, लेयर। यहाँ पे आउटर मतलब 4 लेयर होते हैं इसको, 1 2 3 4। सो मतलब ये जो लेयर्स है 4 लेयर्स से किसने बनाए, हमारे प्राइमरी पैराइटल सेल के अंदर, राइट, यस। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये आगे चल के कितने लेयर्स बनाता है, 4 लेयर बनाता है, जिसमें कि ऊपर की होती है इपिडर्मिस, देन होती है एंडोथेशियम, देन होती है मिडल लेयर और सबके अंदर की होती है टैपेटम, जो कि अभी हम और डिटेल में देखने वाले हैं। तो इधर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। उसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है टीएस ऑफ एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर देखा हमने, फ्लावर में कहाँ पे होता है एंथर वो आपको समझ में आ गया। उसको थोड़ा डिटेल में हमने पढ़ा कि मैच्योर स्टेज कैसी होती है, क्या होती है। अब देखेंगे टीएस ऑफ एंथर। क्या देखेंगे, टीएस ऑफ एंथर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीएस ऑफ एंथर, यस, टीएस ऑफ एंथर। टीएस मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। एंथर को अगर काटेंगे जूम करके
तो उसके अंदर क्या दिखेगा, समझ में आ रहा है, उसको बोला जाता है टीएस ऑफ एंथर। तो एंथर की थोड़ी हमको डायग्राम यहाँ पे निकालनी पड़ेगी समझने के लिए। यस, ओके, सो ये होगा हमारा एंथर। यस सर। अब यहाँ पे इसके ऊपर कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर, बस वो 4 लेयर को हमें यहाँ पे टीएस ऑफ एंथर में डिस्कस करना है और थोड़ा डिटेल में हम एंथर के जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर की हम येलो कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद एक होता है 2 नंबर की लेयर। ठीक है, बीच में हम पोलन सैक पहले बना लेंगे, ये हमारा पोलन सैक, ये है हमारा पोलन सैक। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे पहली येलो, दूसरी हो गया हमारा दूसरा कलर हमने लिया, तीसरी हम ग्रीन से डिनोट करेंगे और चौथी हो गई वाइट। समझ में आ रहा है, मतलब 4 लेयर्स हैं। कितने लेयर्स है, 4 लेयर्स है। अब सबसे पहली जो लेयर बाहर की लेयर होती है उसको बोला जाता है इपिडर्मिस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इपिडर्मिस। कौन सी लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है इपिडर्मिस। ठीक है, सो इपिडर्मिस के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं। सो इपिडर्मिस में हम लिखेंगे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज इपिडर्मिस। आउटर मोस्ट होने के कारण वो प्रोटेक्टिव भी होती है। क्या होती है, प्रोटेक्टिव। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोटेक्टिव लेयर। समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, इपिडर्मिस। और ये जो इपिडर्मिस होती है ये किससे बनती है, ठीक है। सो जो इपिडर्मिस होती है ये बनती है आपकी टैब्यूलर सेल से, टैब्यूलर सेल्स। समझ में आ रहा है, यस। इपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर। अगर आपको पूछा एग्जाम में आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज, सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज इपिडर्मिस। क्या होगा आपका आंसर, इपिडर्मिस। उसके बाद वो कौन सी सेल से बनती है, तो टैब्यूलर सेल। और इसका फंक्शन क्या है, तो प्रोटेक्शन का। किसको प्रोटेक्ट करती है, तो ये जो पोलन सैक है उसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, तो इपिडर्मिस का होता है। ठीक है, अब दूसरी जो है वो हम लेयर को देखते हैं। दूसरी लेयर जो होती है वो होती है एंडोथेशियम। ठीक है, दूसरी लेयर कौन सी होती है, एंडोथेशियम। अब एंडोथेशियम ये जो लेयर होती है ये कौन से सेल से बनती है, पहले वो देख लेते हैं। ये जो लेयर होती है ये बनती है आपकी रेडियली इलोंगेटेड सेल से, रेडियली इलोंगेटेड सेल। कौन से, रेडियली इलोंगेटेड सेल से बनती है आपकी एंडोथेशियम। एंडोथेशियम के बारे में और एक खास बात जो है यहाँ पे है कि वो फिब्रस थिकनिंग शो करती है। ठीक है, यस, क्या शो करती है, फिब्रस थिकनिंग। आपको पूछा जाता है कि टीएस ऑफ एंथर या फिर एंथर की कौन सी ऐसी लेयर है जो फिब्रस थिकनिंग शो करती है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा एंडोथेशियम। समझ में आ रहा है, यस। सीटी में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एकदम बेसिक से और इंटरेस्टिंग वे में, आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो ये हो गई एंडोथेशियम। अगर आपको बोला कि बाहर से 2 नंबर की लेयर कौन सी होती है एंथर की, तो आप बोलोगे एंडोथेशियम। बाहर से 1 नंबर की मतलब आउटर मोस्ट लेयर इपिडर्मिस। ठीक है, तो अगर पूछा तीसरी कौन सी होती है, तो तीसरी अगर पूछा तो आप लिखोगे मिडल लेयर। ठीक है, तीसरी कौन सी होती है आपकी, मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर। अब मिडल लेयर की अगर बात करें तो ये 2 से 3 लेयर से बनती है, 2 से 3 लेयर से आपकी जो है वो मिडल लेयर बनती है। ये आपको क्या करना है, क्लियरली ध्यान में रखना है मिडल लेयर के बारे में। और लास्ट 4th वाला, ठीक है, 4th वाली जो लेयर होती है वो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम होता है टैपेटम। क्या होता है इसका नाम, टैपेटम। क्या बोलते हैं उसे हम, टैपेटम बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लेयर है, क्योंकि ये सबसे पहला पॉइंट हम इसके अंदर लिखेंगे कि ये है इनर मोस्ट, क्या है, इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे वो है न्यूट्रिटिव लेयर है, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। आप बोलोगे सर नरिशमेंट ये किसको प्रोवाइड करती है, तो ये जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है वो पोलन ग्रेन्स को करती है। किसको,
पोलन ग्रेन्स को, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है, जो डेवलप हो रहे पोलन ग्रेन्स, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम टैपेटम करती है। क्योंकि सबसे अंदर अगर आप देखोगे व्हाइट कलर की, वो टैपेटम है और वो क्लोज कॉन्टैक्ट में है विथ पोलन ग्रेन्स। समझ में आ रहा है? यस सर। तो 4 लेयर होती है एंथर की। सबसे पहला एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। इनर मोस्ट पूछा तो टैपेटम, आउटर मोस्ट बोला तो एपिडर्मिस। फिब्रस थिकनिंग कौन सी लेयर शो करती है? तो एंडोथेशियम। 2 से 3 लेयर से कौन सी लेयर बनी है? तो आपका आंसर आएगा मिडल लेयर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टीएस ऑफ एंथर, और इसके अंदर 4 लेयर्स आपको क्या करने हैं? बताने हैं। अब आपको पता है कि ये 4 लेयर्स समझ में आ रहे हैं। उसके बाद अगर कार्पेल की बात करें, कार्पेल मतलब क्या होता है? गाइनोशियम, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से बनता है। यहाँ पे डायग्राम पिछले वाली स्लाइड में हमने बनाया था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से क्या बनता है आपका? गाइनोशियम। गाइनोशियम में अब वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। थोड़ी मैं आपको डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ गाइनोशियम के बारे में। योगी स्टिग्मा, योगी स्टाइल और ओवरी, ये तीनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? कार्पेल, और इसको ही बोला जाता है गाइनोशियम, ठीक है। अब अगर कार्पेल यहाँ पे फ्यूज है तो उसको बोला जाता है सिनकार्पस, और अगर फ्री कार्पेल है तो उसको बोला जाता है एपोकार्पस। तो ये आपको 2 चीज़ यहाँ पे क्लियर है, ध्यान में रखनी है, आपकी बुक में दिया गया है। अब अगला वाला जो टॉपिक हम देखेंगे वो टॉपिक होगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर अभी हम देखेंगे। माइक्रोस्पोर क्या होता है वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। पहले मैं ऊपर लिखूंगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर मतलब ही हो गया आपका पोलन ग्रेन। क्या होगा? पोलन ग्रेन होगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियरली ध्यान में रखनी है कि माइक्रोस्पोर मतलब ही आपका क्या हो गया? पोलन ग्रेन हुआ, राइट? यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर जब हम देखते हैं, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, तो कुछ चीज़ें याद आती है। तो पहली जो चीज़ है कि ये जो माइक्रोस्पोर होता है वो होता है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट नहीं करता, मतलब जो पोलन ग्रेन है जो एंथर पे डेवलप होता है वो मूवमेंट नहीं करता। दूसरी चीज़ वो होता है हेप्लॉइड। हेप्लॉइड मतलब होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर दिखाया जाता है, मतलब आधे नंबर के क्रोमोसोम है, क्योंकि उसको ओव्यूल के साथ, ओव्यूल के एक के अंदर एग होता है, उस एग के साथ फ्यूज होना है। एग भी हेप्लॉइड और ये भी हेप्लॉइड, इसलिए दोनों से फिर डिप्लॉइड प्लांट बनेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। सो ये हेप्लॉइड होता है। उसके बाद ये होता है यूनिसेलुलार, ठीक है, यूनिसेलुलार, क्योंकि ये सिंगल सेल से बना होता है माइक्रोस्पोर। अब फोर्थ जो चीज़ है वो बताएंगे, ये 2 लेयर का होता है, ठीक है, 2 लेयर्ड। सो माइक्रोस्पोर अपना कितने लेयर का होता है? 2 लेयर का होता है, 2 लेयर्ड। ये क्या होता है? आपका माइक्रोस्पोर होता है। अब 2 लेयर कौन कौन सी होती है ये आपको समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो 2 लेयर होती है उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? उसको कलेक्टिवली हम स्पोरोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म, ठीक है। सो 2 लेयर ऑफ पोलन ग्रेन कलेक्टिवली नोन एज स्पोरोडर्म, ठीक है। अब स्पोरोडर्म की अगर बात करें, 2 लेयर्स को स्पोरोडर्म बोला जाता है। तो जो पहली लेयर है वो कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है? तो यहाँ पे 2 ही लेयर होते हैं, एक होती है आउटर लेयर बाहर की, और एक होती है इनर लेयर अंदर की, ठीक है। ये किसकी लेयर है? पोलन ग्रेन की या फिर माइक्रोस्पोर की। अब आउटर की जो लेयर होती है उसको बोला जाता है एक्साइन, एक्साइन, और जो अंदर की लेयर होती है उसे बोला जाता है इंटाइन। क्या बोला जाता है? इंटाइन। समझ में आ रहा है? यस। outer layer of pollen grain or microspore is exine and inner layer of microspore or pollen grain is intine। अब देखेंगे कि एक्साइन कौन से केमिकल से बनती है, ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो एक्साइन होती है वो आउटर मोस्ट है। अब यहाँ पे ट्रिक भी देखो, ई आउटर मतलब, और एक ई फॉर एक्सटर्नल, इसीलिए एक्साइन। ये इनर, इनर इसका तो सिंपल है, ये तो सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी इन, यहाँ पर भी इन, ये आप क्लियरली ध्यान में रख सकते हो। अब देखेंगे जो आपका एक्साइन होता है वो बनता है स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल से। स्पोरोपोलेनिन नाम का जो केमिकल होता है उससे बनती है आपकी एक्साइन, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। और जो इंटाइन होती है
वो जो लेयर होती है अंदर की वो बनती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, सेलुलोज और पेक्टिन से बनती है आपकी इंटाइन, और एक्साइन बनती है स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन की एक खास बात है कि यहाँ पे वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब नेचर में उसको एसिड, वाटर, रेन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर का जो मटेरियल है उसको नरिशमेंट या फिर प्रोटेक्शन देने के लिए ये काम में आती है, इसलिए बाहर की लेयर बहुत टफ होती है। समझ में आ रहा है? यस, थोड़ा हम यहाँ पे डायग्राम निकाल लेते हैं अपनी माइक्रोस्पोर की। ये अंदर की लेयर और ये हो गई उसकी बाहर की लेयर। ठीक है, अब देखो ये जो बाहर की लेयर है उसको क्या बोला जाता है? एक्साइन, शॉर्ट में लिखता हूँ एक्साइन, और जो अंदर की लेयर होती है उसको बोला जाता है इंटाइन। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो एक्साइन कुछ कुछ जगह पे उसका जो थिकनेस है वो कम हो चुका है, तो जिस जगह पे उसका थिकनेस कम हो चुका है उसको बोला जाता है जर्म पोर्स। क्या बोला जाता है उसको? जर्म पोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जर्म पोर्स, मतलब वहाँ पे थिकनेस कम है। अब जर्म पोर्स कब काम में आती है? पोलन ट्यूब बनने के लिए। ठीक है, जर्म पोर्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब बनने के लिए काम में आती है, पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए कि यहाँ से आपको बाहर निकलना है, और उसके बाद पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। कैसे होता है वो आगे हम देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसी लेक्चर में लास्ट हमारा वो पॉइंट है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये जर्म पोर्स से, जहाँ पे एक्साइन की थिकनेस कम है, वहाँ से पोलन ट्यूब बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के बारे में मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई है, क्या होता है पोलन ग्रेन। ठीक है, यस। सो कमिंग टू आवर लास्ट पॉइंट, जो कि होगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब उस प्रोसेस को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, उसको ही बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है उसके लिए आप एक डायग्राम आपको समझनी पड़ेगी, और वो है कि यहाँ पे स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। अब देखो, रिप्रोडक्शन इन प्लांट समझने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लावर। फ्लावर की डायग्राम आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है। फ्लावर की डायग्राम आपकी अगर परफेक्ट है तो आपको समझ में आ जाएगा रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर होता कैसे है। उसके बाद यहाँ पे हम फिलामेंट होगा और एंथर होगा। समझ में आ रहा है? यस। तो जब ये जो एंथर होता है, एंथर पे जब पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं तो ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जाते हैं? ये जाते हैं स्टिग्मा पे। और कौन सी यहाँ पे प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है पोलिनेशन। कौन सी प्रोसेस होती है? पोलिनेशन। पोलिनेशन ये प्रोसेस होने के बाद एंथर के अंदर के पोलन ग्रेन कहाँ पे जाते हैं? स्टिग्मा पे जाते हैं। तो जब ये स्टिग्मा पे जाएंगे, येलो कलर का पेन लूँगा, यहाँ पे थोड़ा स्टिग्मा में बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन्स जाते हैं, तो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स जब जाते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 पोलन ग्रेन्स ऐसे दिखाऊंगा। तो जो पोलन ग्रेन्स गए तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लाइकोजन रिच स्टार्च मटेरियल वो यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। कौन? पोलन ग्रेन। कहाँ पे जाके? स्टिग्मा के ऊपर जाके, क्योंकि स्टिग्मा एक मटेरियल, मतलब वो स्मूथ होता है, उसके ऊपर सारे लिक्विड्स होते हैं। तो वो जब एब्जॉर्ब करता है तो आगे चल के, ठीक है, तो आगे चल के उसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये होगा आपका स्ट्रक्चर। ये पोलन ग्रेन हम जूम करेंगे अब थोड़ा। ठीक है, सो ये पोलन ग्रेन हमारा आ गया। अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने के लिए कितने डिवीजन लगते हैं, ये अगर आपको किसी ने पूछा तो आप बताओगे यहाँ पे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने के लिए एक बार होता है मियोसिस और 2 बार होता है माइटोसिस। ठीक है, एक बार होता है मियोसिस और 2 बार होता है आपका माइटोसिस। तो जैसे कि पोलन, ये जो ग्रेन बना है, ये जो पोलन ग्रेन बना है, ये पोलन ग्रेन मदर सेल से बनता है। किससे बनता है? पोलन ग्रेन मदर सेल। इसलिए हम शॉर्ट में यहाँ पे लिखेंगे पोलन ग्रेन मदर सेल, PMC, राइट।
या फिर उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। सो एमएमसी से क्या बना? एमएमसी से अपना पोलन ग्रेन बना। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक बार मियोसिस हुआ। क्या हुआ? एक बार मियोसिस। मतलब पोलन ग्रेन मदर, ये जो पोलन मदर सेल है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मतलब क्या होता है? पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन। सो माइक्रोस्पोर से ये पोलन ग्रेन बनाए, एक मियोसिस इसके अंदर हो गया। अब बचे कितने हैं? 2 माइटोसिस। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर होता है आपका पहला माइटोसिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है, राइट? यस। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड होती है, और ये जो मियोसिस होने के कारण ये जो हमारा पोलन ग्रेन बना है ये कैसा होता है? वो होता है हेप्लॉइड। ध्यान में रखना। अब आगे ये हेप्लॉइड ही रहता है, कम नहीं होता, क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, राइट? यस। सो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो माइटोसिस फर्स्ट इसके अंदर होने के बाद इसकी 2 लेयर बन जाती है, या फिर 2 सेल का ये बन जाता है। ठीक है, एक बड़ी वाली सेल, एक छोटी वाली सेल। समझ में आ रहा है? यस। एक बड़ी वाली सेल बन गई, एक छोटी वाली सेल बन गई। जो बड़ी वाली सेल है ना, उसको बोला जाता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और जो छोटी वाली सेल है उसको बोला जाता है जेनरेटिव सेल। क्या बोला जाता है? जेनरेटिव सेल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली जेनरेटिव सेल, राइट? यस। सो आगे चल के इसके अंदर फिर से, अब पहला माइटोसिस तो हो गया, अब 2 माइटोसिस होते हैं, तो दूसरा माइटोसिस यहाँ पे बाकी है। तो यहाँ पे हम करवाएंगे इसका दूसरा माइटोसिस। तो इसके अंदर होता है सेकंड माइटोसिस। क्या हुआ? सेकंड माइटोसिस हुआ। और जब सेकंड माइटोसिस होता है तो यहाँ पे जो है, ये जो सेकंड माइटोसिस है ये सिर्फ जनरेटिव सेल के अंदर ही होता है। किसके अंदर? जनरेटिव सेल के अंदर। उसके पहले हम एक डायग्राम निकालेंगे कि जिसके अंदर ये जो बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर ये जो जनरेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में तैरती है। ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बनाऊंगा। अब आगे इसके अंदर होगा माइटोसिस सेकंड, और जब माइटोसिस सेकंड होगा तो यहाँ पे ये होगी अपनी वेजिटेटिव सेल बड़ी वाली, और यहाँ पे एक सेल से कितने बनेंगे? ये 2 सेल बनेंगे। और ये जो जनरेटिव सेल है ये वाली, उस जनरेटिव सेल से ये 2 जो बना है उसको बोला जाता है मेल गैमेट। ठीक है, ये क्या होंगे? ये मेल गैमेट होंगे। क्या होंगे? मेल गैमेट। और वो भी कैसे होंगे? वो हेप्लॉइड होंगे। और किससे बना है ये जनरेटिव सेल से बना है, जनरेटिव सेल। तो सेकंड माइटोसिस कौन से सेल में होता है? सिर्फ जनरेटिव सेल के अंदर। वेजिटेटिव सेल वैसे की वैसी होती है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ? सेकंड माइटोसिस हुआ। सेकंड माइटोसिस हुआ मतलब कि पोलन ग्रेन मदर सेल, या फिर नॉट पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर बोलेंगे उसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज एमएमसी, उसके अंदर मियोसिस हुआ। उसके बाद हमें मिल गया पोलन ग्रेन। क्या मिल गया? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के अंदर बाद में फिर 2 बार माइटोसिस होके हमें क्या मिल गया? मेल गैमेट। क्या मिल गए? मेल गैमेट। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। अब ये जो मेल गैमेट होता है, अब फिर से हम ये झूम करने वाली डायग्राम पे आते हैं। तो ये हो गया, इसको अलग कलर हम देंगे, येलो कलर में निकालते हैं तो आपको थोड़ी लिंक लगेगी, राइट? यस। तो ये होता है आपका, क्या होता है? स्टिग्मा। उसको हम बड़ा करेंगे। ये स्टिग्मा को मैंने बड़ा निकाला। अब यहाँ पे क्या बन गए हैं? मेल गैमेट्स बन गए। हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पे मैं छोटी सी डायग्राम निकालता हूँ, 2 मेल गैमेट्स बन गए हैं। अब उसके ऊपर क्या है? एक्साइन है, राइट? यस, उसके ऊपर एक्साइन है। अब एक्साइन जिस जगह पे छोटी है, देखो इस जगह पे उसकी लेंथ छोटी है, तो यहाँ से क्या बनती है? ऐसी पोलन ट्यूब बनती है। क्या बनती है? पोलन ट्यूब। तो इसको नाम क्या देंगे हम? इसको नाम देंगे पोलन ट्यूब। क्या देंगे? पोलन ट्यूब। ठीक है, मतलब जब यहाँ पे जो हमारा स्टिग्मा है उसके ऊपर जब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हो जाता है तब पोलन ट्यूब बनती है। और पोलन ट्यूब जिस जगह से बाहर निकलती है उसको क्या बोला जाता है? जर्म पोर्स। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। अब ये जर्म पोर्स, ये पोलन ट्यूब से ये जो मेल गैमेट है वो नीचे आते हैं, और ये नीचे आने के बाद ये सीधा किसके अंदर चले जाते हैं? ओव्यूल के अंदर चले जाते हैं, और ओव्यूल के अंदर वो फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आ रहा है? ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब मैंने आपको पढ़ाया
एंथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बाद उसके लेयर्स टीएस ऑफ एंथर हमने देखा, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर देखा, उसके बाद हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ तक हम आ गए, मतलब यहाँ पर हमारे जय और वीरू तैयार हैं, वो नीचे जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। अब ये ओव्यूल को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, किसको समझना पड़ेगा, ओव्यूल को। अब ओव्यूल को जब हम समझेंगे तब ये ऊपर से अंदर जाके यहाँ पे क्या होता है, इधर का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो समझना पड़ेगा, जो कि हम पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ओव्यूल के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसे कि हमने इस पार्ट में स्ट्रक्चर एंथर के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से जो ओव्यूल फीमेल का पार्ट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, तो ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद वहाँ पे ये जो हमारा ओव्यूल है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होना पड़ता है। जब दोनों का डेवलपमेंट हो जाता है तब वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होते हैं। तो पार्ट 3 के अंदर हम क्या देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये देखेंगे पार्ट 3 के अंदर। आई होप कि पार्ट 2 आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।